हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। सक्सेस मैच के अंदर हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर जो 1 है उसका ये 5वां लेक्चर है और इसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी हम बात कर रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो में बहुत ही पावरफुल कंटेंट आपको दिया जा रहा है जिससे कि बहुत लेंदी वीडियो भी ना हो और सिस्टमेटिक तरीके से जितना पढ़ना है उतना आपके सामने रखा जा रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो बच्चे नए होंगे जो इसको देख रहे होंगे उसको यूटिलाइज करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले वो सबसे पहले मैं बता दूं। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी की। बहुत इंटरेस्टिंग थियरी थी, एग्जाम में 2 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। तो भाई डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी थी क्या एक्चुअल में, डाल्टन्स ने किसके बारे में क्या बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर जो पहला टॉपिक आज निकलेगा वो रहेगा डाल्टन्स की थियरी। ध्यान देना, यहां पर मजा आएगा आपको देख के। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। क्वेश्चन ये है कि सर डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में क्या पॉइंटर्स होने वाले। पॉइंटर समझ जाएंगे आपको बड़ा आसान लगेगा। पॉइंट नंबर 1, डाल्टन्स ने बोला कि यार जो भी सब्सटेंस मैं देख रहा हूं, जो भी मैं ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, वो सब न किसी स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। तो एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बने हुए, मतलब स्मॉल टाइनी पार्टिकल का कंसेप्ट आया। मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इसको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। ऐसे पार्टिकल से क्या बना था बच्चा, मैटर बना था, जिसको नाम क्या दिया, पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम, जिसको इन्होंने एटम नाम दिया। पॉइंट नंबर 1, कितना इजी पॉइंट है कि बहुत सारे मैटर अलग अलग स्मॉल टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल से बनते हैं जिसको एटम बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बोला कि भाई अगर कोई एलिमेंट मैं ले रहा हूं, समझो कि मैंने ऑक्सीजन एक एलिमेंट लिया, तो ऑक्सीजन एलिमेंट के जो एटम होंगे ना, जितने भी एटम रहेंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अगर ऑक्सीजन का एक एटम लिया, उसका मास मैंने निकाला, कुछ मास मिला, दूसरा ऑक्सीजन का एटम लिया, उसका मैंने मास निकाला, तो भाई दोनों का सेम रहेगा, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फ्रॉम सेम एलिमेंट, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट से निकले हुए हैं। अब समझ रहे हैं। तो सेम एलिमेंट से निकला हुआ जो बंदा रहेगा उसका जो एटम रहेगा उसकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ सेम, स्पेशली मास को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। प्रॉपर्टीज लाइक मास ऑफ एटम इज सेम फॉर सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे, जैसे कि मास ऑफ एटम जो होगा वो सेम होगा, किसके लिए, सेम एलिमेंट के एटम के लिए। लेकिन यही मास दूसरे एलिमेंट का अगर रहेगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा। एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट, समझ में आया, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट। ये जो पॉइंटर्स लिखा रहा हूं ये समझाने के लिए लिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको शॉर्टकट में समझ में आए कि भाई क्या है ये। पॉइंट नंबर 3, डाल्टन्स ने क्या बोला। डाल्टन्स ने बोला कि भाई अगर आपको कंपाउंड बनाना है, जैसे कि CaCO3 कंपाउंड है, पानी एक कंपाउंड के रूप में ले लो, अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो आपको अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम का नंबर आपको अरेंज करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। मतलब तीसरा पॉइंट जो है ना, उन्होंने कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में बोला। शॉर्टकट में बस देखो पॉइंट्स को, कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में बोला। और चौथा पॉइंट उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली अगर मैं देखने जाऊं कि भाई रिएक्शंस क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन, तो इन्होंने बोला कि रिएक्शन में कुछ खास नहीं होता है। जब भी मैं रिएक्शन की बात करता हूं तो इट्स काइंड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। क्या बोला उन्होंने, रिएक्शन के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, फॉर रिएक्शन, रिएक्शन इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। मतलब सर, मतलब रिएक्शन में ना भाई सिर्फ एटम यहां से वहां जाता है, रीऑर्गेनाइज कर लेता अपने आप को। और एटम जो होता है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड के कंसेप्ट में आते हैं। नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड माने जाते हैं, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारे लिए हो गया पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 4। ये 4 पॉइंट आपको डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में बताया गया। पहला पॉइंट एटम के बारे में, दूसरा पॉइंट सेम प्रॉपर्टी वाले सेम लोग रहेंगे, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगी, पॉइंट नंबर 2 हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या बोलेंगे, कंपाउंड कैसे बनता है, और चौथे पॉइंट में क्या बोलेंगे बच्चा कि रिएक्शंस कैसे होते हैं। चलिए यही देखते हैं कि एग्जैक्टली हमको लिखना कैसे रहेगा। बड़ा प्यारा प्यारा आंसर है, मजा आएगा आपको देख के।
तो यहां पर पॉइंट नंबर 1 डाल्टन्स एटॉमिक थियरी हमारा टाइटल है। इस टाइटल के अंदर जो पहला कंसेप्ट निकल रहा है आपके सामने, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जो हमारा पहला पॉइंट चल रहा है, इसमें जो पहला कंसेप्ट निकल रहा है जरा देखिए। पॉइंट नंबर 1, मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पॉइंट नंबर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर कट पॉइंट दिख रहा है। पॉइंट नंबर 2 जरा देखना फ्रेमिंग क्या है। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, गिवन मतलब जो सेम एलिमेंट के रहेंगे, हैव सेम प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई एक एलिमेंट दिया गया है उसके जितने भी एटम रहेंगे, ऑल एटम दे हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। एंड एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट देखो यहां पर डिफरेंट एलिमेंट के प्रॉपर्टी डिफरेंट होने वाली है। कितना इजी हो गया आंसर, यस और नो। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, मैंने बोला था ना कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में बात होगी, जब डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन होते हैं, ऑफ एन एटम कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड रेशियो में जब वो कंबाइन होते हैं तब क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और लास्ट में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, मतलब एटम को सिर्फ रीऑर्गेनाइज किया जाता है। और एटम क्या होते हैं सर, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड कंसेप्ट के अंदर चलते हैं। पहला इंफॉर्मेशन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जरा चेक करो। मजा आ रहा है क्या, एकदम ऐसा लगा सर वाह क्या बात है, मजा आ गया सर इसको देख के, फुल धमाल हो गया एकदम, है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। सर ये एटॉमिक मास क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, थोड़ा सा पीछे मैं बता दूं आपको। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, अब आपको पता है कि एटम तो भाई आपने पहले ही बता दिया कि सर एटम कौन सी चीज है। सर एटम ये चीज है, इनडिविजिबल, इतना छोटे होते कि उसको मैं और छोटा नहीं कर सकता। तो अब उसका मास कितना छोटा हो तो मज्यूम कर लो, इसका मास इतना छोटा था कि उसके लिए एक अलग से यूनिट बनाई गई कि भाई इस मास को, यूनिट को ना हम किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम में मेजर नहीं कर सकते, इतना छोटा ये है। तब उसके लिए एक अलग से यूनिट बनाई गई एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एज AMU, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। एक अलग से यूनिट बनाई गई किसके लिए, एटॉमिक मास के लिए। तो सर एटॉमिक मास है क्या, इट इज अ मास ऑफ एटम विच इज वेरी 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 स्मॉल। आया समझ में। तो अगला जो पॉइंट आने वाला है बच्चा आपके लिए वो यही आने वाला है। एटॉमिक मास क्या है सर, इट इज द मास ऑफ एटम, इट इज द मास ऑफ एटम, देख लो यहां पर, इट इज द मास ऑफ एटम एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉल। एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन AMU, इसके लिए एक अलग से यूनिट आया बच्चा मार्केट में, AMU, मास ऑफ एटम को हम बोलते हैं एटॉमिक मास, और इसका आंसर था AMU। सर AMU एग्जैक्टली कितने ग्राम, कितने किलोग्राम के बराबर है, वो मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, छोटा सा वर्किंग आएगा मैथमेटिकल। लेकिन AMU है क्या सर, व्हाट डू यू मीन बाय AMU, क्या है AMU, चलिए जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। आपको समझा रहा हूं, बहुत बहुत प्यारा आंसर है AMU का, बस आप देखते चलो। AMU को समझने के लिए ना थोड़ा सा जरा मैं आगे आ जाता हूं, यहां पर आ जाता हूं, ये रफ वर्क थोड़ा सा मैं यूज करूंगा। AMU समझा रहा हूं आपको कि AMU को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक AMU कितने के बराबर है। चलिए मैंने क्या किया बच्चा, मैंने बड़ा सिंपल सा काम बोला, मैंने बोला एक काम करते हैं, मान के चलो कि मैंने एक वाटरमेलन, कलिंगड़ जिसको बोलते हैं, मैंने एक कलिंगड़ ले लिया बच्चा जो कि 12 किलोग्राम का है। ध्यान से देखना बच्चा, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूं, मतलब एक ऐसे कंडीशन ले रहा हूं जो ऑब्वियस है, पॉसिबल नहीं है, बट एक कंडीशन ले रहा हूं कि 12 किलोग्राम का एक कलिंगड़ ले लिया और इसको मैंने इक्वल 12 पीस में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल पीस है। ये देखने में भले छोटा बड़ा लग रहा हो बट वजन के हिसाब से इक्वल है। तो अगर मैं पूछूं कि चलो बताओ एक का मास कितना है, तो आप क्या बोलेंगे सर, एक जो है ना सर 1 किलोग्राम के बराबर है। एक का जो मास है वो 1 किलोग्राम के बराबर है। मैं बोलूंगा इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, तो आप बोलेंगे सर ये जो एक का मास आएगा, एक पीस का जो मास आएगा, ध्यान देना जरा, एक पीस का जो मास आएगा वो सही मायने में जो टोटल मास था कलिंगड़ का उसका 12वां भाग है सर। ये नहीं समझा, एक पीस का जो मास आएगा वो टोटल मास जो था आपका उसका 12वां भाग है, एक भाग, दो भाग, ऐसे करके 1/12, जो 1/12 पोर्शन आएगा वो आपको केजी में आंसर मिलेगा, उतना केजी ये होगा सर। एक पीस का मास इतना आ गया। बोलो पिक्चर समझ में आ रहा है। वैसे ही AMU को रिलेट किया गया कार्बन के साथ में, कार्बन के साथ में क्या किया गया बच्चा, रिलेट किया गया। बोला गया कि सर जो कार्बन का मास होगा, कार्बन का जो भी मास होगा, उस कार्बन के मास का जो 12वां भाग का जो मास आएगा, ये समझो कार्बन है,
कार्बन का मास जो भी XYZ रहेगा, इसका मास तो 12 था, समझ में आ गया, कार्बन का मास 12 नहीं रहेगा, कार्बन का मास अलग रहेगा। एक एटम का जो कार्बन होता है उसका मास अलग होता है। तो हमने एक कार्बन का एटम ले लिया, उस कार्बन के एटम का जो मास निकला है उसका 12वां भाग 12 से डिवाइड करने के बाद जो नई वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में 1 AMU मिलेगी ग्राम के रूप में। इधर कुछ जा रहा है बच्चा दिमाग में? थोड़ा सा समझ पा रहे हो आप? रिलेट कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? यस। इसका चलो देखो जरा यहाँ पर पीछे और क्या लिखा है सर, जरा डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखेंगे आपको पूरा नसों में छप जाएगा चीज। 1 AMU इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू, मतलब वो मास एग्जैक्टली इक्वल होगा टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है सर? कार्बन 12 कार्बन का नंबर है। 12 मास मत समझ लेना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ऐसे अलग अलग आइसोटोप्स आते हैं, तो हम कार्बन 12 की बात करेंगे। सर कार्बन ही क्यों लिया? क्योंकि उस टाइम पर कार्बन हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट ही क्या थे बच्चे, इजीली अवेलेबल थे, जिनके ऊपर रिसर्च ज्यादा किया जा सकता था। हाइड्रोजन एक गैस थी जो कि एक्सप्लोजिव भी होती है, इसलिए इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल था। कार्बन बड़ा इजीली अवेलेबल होता है, एक्सप्लोजिव भी नहीं है, ठीक है। उसके बारे में रिसर्च भी काफी ज्यादा किया जा चुका था उस टाइम तक, तो इसीलिए AMU का रिलेशन कार्बन से निकाला गया। आया समझ में? तो क्या हो गया बोलो, एग्जाम में अगर आ गया एक AMU को डिफाइन करो, क्या बोलेंगे? 1 AMU इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। समझ में आया? AMU एक बहुत बड़ा यूनिट लग रहा था, AMU, तो इसको आगे मॉडिफाई किया गया कि इसको छोटा कर देते हैं। इसको AMU को बाद में रिप्लेस कर दिया गया DA, डाल्टन्स एटॉमिक DA से, या फिर U से रिप्लेस कर देगा यूनिफाइड मास से। तो रिसेंटली AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास यूनिट का मतलब क्या हो गया? देखो नीचे लिखा है मैंने U, ठीक है, कॉल्ड डाल्टन्स, दैट इज U और DA। तो एग्जाम में कभी आ गया कि किस यूनिट से इसको रिप्लेस किया गया, तो U या फिर DA दोनों ऑप्शन बोल सकते हैं। U का मतलब है यूनिफाइड मास। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गया? AMU के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को भी कहीं पर भी? चेक करो बच्चा, पहले फटाफट दिमाग चलाओ। कोई बच्चा ऐसा है जो बेहोश हो रहा है तो मुझे बता दो, कोई भी ऐसा जो बेहोश हो तो मुझे बता दो। पिक्चर क्लियर है एकदम? यस सर, एकदम क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चा मैथमेटिकली इसको चेक करेंगे कि भाई एग्जैक्टली एक AMU का वैल्यू कितना होगा। तो हमको जो बोला गया पहले वो लिख लेते हैं। एक AMU जो होगा, हमको बोला गया ये 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 जो है उसका जो मास रहेगा उसका 12वां भाग रहेगा। कार्बन 12 क्या है सर? कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। ये आइसोटोप्स बोलते हैं इसको हम, ठीक है। दे आर काइंड ऑफ आइसोटोप्स। एक ही कार्बन के अलग अलग जो रूप होते हैं उसमें से हम कार्बन वाला रूप पकड़ रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? आया सबको? क्लियर है एकदम? कोई डाउट है बच्चा किसी को भी कहीं पर भी? कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अब सर मास ऑफ 1 कार्बन तो हमको मालूम नहीं है, ये हमको याद होना चाहिए। कितना होता है? तो 1/12 इंटू 1.99268 इंटू 10⁻³ ग्राम। मास ऑफ 1 कार्बन कितना होता है बच्चा? इतना एक कार्बन का मास है। बाप रे, इतना कम है। -23 मतलब सर ये तो बहुत कम है, क्योंकि माइक्रो तक आएंगे तो -6 होता है, नैनो पे -9 होता है, पीको पे -12 होता है, फेरो पे -15 होता है। लास्ट वही हमको पता है, उसके नीचे हमको मालूम भी नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई -23 लेकर जाओ। सोचो कितना कम है, ठीक है। अब इसको 12 से डिवाइड करो। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो वो भी लगभग याद ही कर लो आप खुद दिमाग चलाओ कितना आएगा। देखो ये कितना है? 1.99 है, जो कि लगभग, अगर इसको हम सॉल्व कर लेते थोड़ा सा साइड में सॉल्व कर लेते, 12 का डिवीजन तो हम कर ही सकते हैं, इतना मैथ तो अपना स्ट्रॉन्ग है ही। पूरा मत लो बट 1.993 तक तो ले लो। 1.9926 है, उसको 3 कर दो। अब इसको 12 से डिवाइड करना है। देखो 0 पॉइंट आ गया, फिर 12 एकम 12, समझ में आ रहा है सबको? 9 में से 2 गया 7, फिर कितना आएगा बच्चा? 12 छक 72, देखते चलो समझ में आएगा। फिर 7 आ गया, फिर 12 छक 72, मतलब 0 पॉइंट इस तरह से आंसर आ रहा है। देखो ये मैं रखता हूँ ताकि आपको नज़र में आए। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 0.166 इंटू 10⁻23 ग्राम। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से ले लेता हूँ। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया बच्चा? अगले स्टेप में इसको मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये सब वर्किंग में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया। 10 से मल्टीप्लाई वाला जो पैटर्न है ना, इसको मैंने इसका डेसिमल शिफ्ट करने के लिए यूज़ कर लिया, और ये ऊपर जाके कुछ अलग कर लेगा। क्या होगा सर फिर आंसर? तो ऐसे केस में मेरा जो आंसर आएगा वो बन जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ गया। ये किसका आंसर आया सर? एक AMU का फाइनल आंसर आ गया। एक AMU का फाइनल आंसर आ गया बच्चा।
जो आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। और अगर मैं बोलूँगा सर किलोग्राम में कितना होगा, तो यही चीज़ अगर किलोग्राम में निकालेंगे तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 ग्राम को किलोग्राम में करना है तो मतलब सर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड मतलब 10 का पावर 3, ये किलोग्राम आ गया। अब ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा जरा बोलो, तो सर ये ऊपर जाके बन जाएगा 1.66 इंटू 10 का पावर -27 बन जाएगा। बोलो समझ में आया? क्या मैं ये उम्मीद करूँ नसों में छप रहा है सर एक एक चीज़। एक होता है नसों में बैठ रहा, सर वही हो रहा है हमारे साथ, एकदम प्रिंट हो रहा है, एक एक चीज़ प्रिंट हो रही है, प्रिंटिंग चालू है सर। यस और नो? चलो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, जरा थोड़ा सा पीछे सरका के लिखता हूँ। तो ये बन जाएगा 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बुक में ये किलोग्राम में दिया नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए। साइंस स्टूडेंट्स हो, क्लास 11 से डील कर रहे हो, कॉन्सेप्ट से डील कर रहे हो, सब मालूम होना चाहिए। चेक कर बच्चा, कोई दिक्कत है किसी को कहीं पर भी? वापस से देखो, मास ऑफ कार्बन 12 कितना होता है 1.99268, तो 1.993 भी ले सकते हैं इंटू 10 का पावर -23। सॉल्व किया, पूरा सॉल्व करके ये आ गया। ये क्या मिल गया बच्चा? 1 AMU का आंसर मिल गया। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, कोई कंफ्यूजन है? अगला जो टॉपिक निकलता है कि सर एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एवरेज एटॉमिक मास। तो बच्चा जो मास मिलता है ना आपको, जो भी आपको एटॉमिक मास मिलता है उसका हम लोग ने क्या किया, एवरेज निकाल दिया। अब एवरेज हम नॉर्मल पैटर्न से नहीं निकालते, एवरेज का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसमें एवरेज का तरीका बिल्कुल अलग होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, बट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। एवरेज कब निकालते हैं? एवरेज तब निकालते हैं जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप होते हैं, मतलब जब वो आइसोटोप्स के पैटर्न में होता है। जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, तो इन सबका एवरेज निकालने का एक तरीका होगा। तीनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और हमको क्या मिलेगा, सिर्फ कार्बन का एवरेज मिलेगा। दैट एवरेज इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। बोलो समझ में आया? दैट एवरेज इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। तो ये कब अप्लीकेबल होगा? मेनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ मोर देन वन आइसोटोप्स। बहुत से लोग होते हैं जो एक से ज्यादा आइसोटोप्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और इसीलिए द आइसोटोप्स मींस एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस। ऑफ कोर्स एलिमेंट के पास डिफरेंट मासेस हैं। अब डिफरेंट मासेस हैं तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो आंसर हो गया द एटॉमिक मासेस ऑफ सच एलिमेंट इज कैलकुलेटेड बाय एवरेज एटॉमिक मास। ऐसे एलिमेंट को हम क्या करते हैं बच्चा, एवरेज निकालते हैं। एवरेज हम किसी एक का नहीं निकालेंगे, सिर्फ कार्बन 12 है उसका एवरेज नहीं निकालेंगे, ध्यान देना। एवरेज किसका निकलता है, ये आंसर आपको बताना है। बहुत सारे नेचुरल अकरिंग एलिमेंट होते हैं जो कि उनका एक से ज़्यादा मास होता है, और ऐसे लोग का हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, एवरेज एटॉमिक मास से उनका मास निकालना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास। सर कैसे निकलता है एवरेज एटॉमिक मास, निकालने का तरीका क्या होता है? तो जरा ध्यान देना यहाँ पर। समझो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मेरे पास, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, लेकिन इसको समझ के नहीं रखना कि न्यूमेरिकल आएगा तो इसी पैटर्न से सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्पल समझो मेरे पास C12 है, C13 है और C14 है। ये तीन तरह के मेरे पास क्या है बच्चा, एलिमेंट मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और बोला गया कि इनका एवरेज मास निकालो। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, वो एग्जैक्टली क्या होता है जरा वो समझो। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले आपको बोलना होता है कि एग्जाम में इसका मास दिया जाएगा, इसका भी मास दिया जाएगा, इसका भी मास दिया जाएगा, साथ में इसका परसेंटेज भी दिया जाएगा कि नेचर में कितने परसेंट में मिलते हैं। तो याद रखना कि एटॉमिक मास, देखो कैसे बता रहा हूं मैं, एटॉमिक मास किसका बच्चा, C12 का, इनटू परसेंटेज ऑफ किसका, C12 का। बोलो समझ में आया? ये एक हो गया, बोलो सबको समझा? यस सर। प्लस फिर यही चीज एटॉमिक मास C13 का, जो भी एटॉमिक मास एग्जाम में दिया जाएगा, इनटू परसेंटेज ऑफ C13, ये दूसरा हो गया। प्लस अच्छा, इनको आप इंडिविजुअल जो है ना बच्चा, मतलब दो तरीका है, या तो आप इसको कंप्लीट 100 से डिवाइड करो, एक एक को 100 से, देखो इस तरह से डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 ऐसे कर सकते हैं, या फिर पूरे कंप्लीट इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर दो। सर हमको बुक में कौन सा दिया, तो हमको बुक में इंडिविजुअल वाला दिया हुआ है, मतलब दोनों ही राइट है, क्योंकि जैसे देखो अगर A डिवाइड बाय 100 करेंगे और प्लस B डिवाइड बाय 100 करेंगे, दोनों एक ही चीज़ है, A प्लस B डिवाइड बाय 100 एक ही बार आएगा। तो आप एक बार भी ले सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअल भी दिखा सकते हैं बार बार। आया समझ में? तो सर जैसा दिया वैसे ही कर लेते। तो इस पूरे को हमने क्या किया बच्चा, 100 से डिवाइड कर दिया। इस पूरे को क्या किया हमने, 100 से डिवाइड कर दिया। फिर प्लस करने वाला हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये,
प्लस एटॉमिक मास C14 इंटू परसेंटेज ऑफ C14, ये पूरा एक साथ आ गया, डिवाइड बाय 100। ये हमारा हो गया बच्चा एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर तो आप आराम से कर लेंगे। कभी कभी क्लोरीन के दो ही आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35.5, क्लोरीन 37, तो ऐसे केसेस में सिर्फ दो ही का आंसर निकालना होगा, सिर्फ दो बार करना, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, उसका परसेंटेज डिवाइड बाय 100, खत्म, वैल्यू रखो, आंसर निकाल लो। समझा भी एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है? ईजी है, एकदम ईजी है। चलिए अब आते हैं कि सर मोलार मास क्या होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय मोलार मास? कोई अगर कंपाउंड आपके पास है, कुछ भी कंपाउंड XYZ है, उसके हर एक एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, उसको सॉल्व करो, जोड़ दो उन सबको, तो मतलब इट इज द काइंड ऑफ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एंड एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देखो क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चा? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट। हर एलिमेंट का, हर एक एटम का जो एटॉमिक मास होगा उसको जोड़ दो, और वो कहां होता है? प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड में रहेगा, उसी को बोलते हैं मोलार मास। सर जरा एग्जांपल दो। चलो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल दो बढ़िया से। अब एग्जाम में मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं वही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। समझो एग्जाम में आ गया कि भाई ग्लूकोज का, इसको ग्लूकोज बोलते हैं बच्चा, जिनको नहीं पता वो याद कर लो आज के बाद से, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। पूछा जाता है कि भाई ग्लूकोज का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालो, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? आंसर जरा बोलो, कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? तो सर ने क्या बताया, C6H12O6 है। अब कार्बन का नंबर कितना है? 12, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। देखो कार्बन का नंबर 12 होता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया। H का नंबर 1 होता है, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। O का नंबर 16 होता है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 12 छक 72, 72 प्लस 12, 16 छक्का कितना होता है भाई? 16 छक्का 96, 16 पच्चीस 80, 16 छक्का 96। अभी कितना आ गया ये? तो ये हो गया 84 और ये 96, मतलब 90, 8, 7, मतलब 180 के आसपास आ रहा है शायद, 180 यू आ गया। ठीक है, 180 ले लो इसको, 180 आ गया। तो 180 क्या है सर? 180 ये आप बोलेंगे यू मतलब एटॉमिक मास, जो हमने पीछे पढ़ा था यूनिफाइड मास करके, इतना इसका क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास आ गया। कोई दिक्कत है बच्चा? अब बहुत सारे बोलेंगे सर मुझे कार्बन 12 ये तो पता ही नहीं है, हाइड्रोजन 1 होता है ये मुझे मालूम ही नहीं है, O 16 होता है ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने आगे सारा का सारा डेटा रख दिया है, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, जो क्लास 11th में काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में से आएंगे क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, याद कर लो, कार्बन 12 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, सोडियम 23 है, मैग्नीशियम 24 है, सल्फर 32 है, कॉपर 63.5 है, क्लोरीन 35.5 है। अब जो क्वेश्चन बनेगा इसी में से बनेगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, एग्जाम में आता है यूरिया, बहुत से लोगों को फॉर्मूला नहीं मालूम होता है, आज के बाद से फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूरिया, और इसका मॉलिक्यूलर मास बोला है निकालने के लिए। तो पहला काम क्या होगा बच्चा? इसको ना पहले कंडेंस कर देने का, मतलब पहले चिपका देने का। N कितना है? 2, H कितना है? 4, C कितना है? 1, O कितना है? 1। अब इसको सॉल्व करो। N कितना है? 14 इंटू 2, H कितना है? 1 इंटू 4, कार्बन कितना है? 12, O कितना है? 16, 14 दूनी 28 हो गया सर, ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया सर? 28 हो गया, 28, 28, 56, 4, 60 हो गया। तो ये मुझे मिल गया यूरिया का फॉर्मूला। बोलो समझ में आया? क्या मैं ये उम्मीद करूं कि अब नसों में बैठ रहा है सर एक एक कंसेप्ट, अब दिक्कत नहीं है सर, अब तो हम बवाल मचा रहे हैं। बोलो धमाका हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? अब आता है फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास में कोई फर्क नहीं है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कोई भी तुम दे दो, XYZ कुछ भी दे दो, चाहे वो फॉर्मूला रहे या ना रहे, चाहे वो सच में कंपाउंड एग्जिस्ट करे या ना करे, उसका फॉर्मूला उसका मास निकालना है। अब ये मैंने यूरिया लिया, लेकिन अगर मैं ऐसे ले लूँ, कुछ अपने आप से कुछ भी ले लूँ, NaHClO3, अगर मैं कुछ ऐसा ले लूँ, तो क्या इसका मास निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका मास निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। कुछ भी होने दो, लेकिन जब हम बोलते हैं फॉर्मूला मास, तो वो परफेक्ट एक फॉर्मूला होना चाहिए, एक कंसेप्ट होना चाहिए, बराबर। तो अगला टाइटल ही वही आ रहा है, फॉर्मूला मास क्या होगा? कोई दिक्कत है क्या फॉर्मूले मास के आंसर में? सर ये तो टाइम पास हो गया, सोचा था क्या, निकला क्या? तो फॉर्मूला मास क्या है? द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अगेन सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्मूला बोलेंगे, चलेगा? इन द कंपाउंड या फॉर्मूला, बस बोलना है फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, बस इतना ही बोलेगा। मतलब सेम आंसर रिपीट हुआ, बट ये किसके लिए? फॉर्मूला मास है तो फॉर्मूले के लिए रहेगा।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी जो पीछे लिया तो भी मैंने फॉर्मूले लिया था, कुछ थोड़े कुछ अलग लिया था, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया भाई NaCl है, एक फॉर्मूला होता है, इसका मोलर मास निकालो, तो आप बोलेंगे सर कितना सिंपल है ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर है 23, इसका आंसर है 35.5, सॉल्व कर दिया 5 3 8, 58.5 आएगा शायद से, राइट। तो ये मुझे मिल गया कंप्लीट आंसर। बोलो समझ में आया? चीज़ें एकदम आसान हो रही हैं। कोई डाउट है? एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो बच्चा। कैसे करेंगे सर? जैसे मैंने ले लिया आपके लिए CaCO3, ठीक है। कैल्शियम का नंबर 40 होता है, जिनको नहीं पता होगा देख लो कैसे करेंगे। तो कैल्शियम अगर मैंने ले लिया CaCO3, कैल्शियम का नंबर मैंने ले लिया 40, या फिर एक काम करो जो पता है वही लिखते हैं, ठीक है। कैल्शियम 40 होता है बराबर, नो डाउट, लेकिन मैंने ले लिया है CuCO3, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट। चलो पर्पजली ये ले रहा हूँ क्योंकि आपको Cu पता है। तो CuCO3 में Cu कितना होता है सर? 63.5 है सर। कार्बन कितना है सर? 12 है। O कितना है? 16 × 3 करना पड़ेगा। तो ये आ गया 63.5 प्लस ये 12 आ गया, 16 3 48 हो गया। अब सबको जोड़ने का तो यहाँ पर ऐड कर दो, 63.5, ये 12 अलोन रहेगा, ये 48 हो गया। आंसर कितना आ गया? 5 8 2 10 3 13 1 6 4 10 11 12, चेक करो कितना आ गया? 123.5 आ गया। तो 123.5 यू हमारा क्या हो गया बच्चा? फॉर्मूला मास या मॉलिकुलर मास बोलेंगे तो भी चलेगा, काइंड ऑफ मॉलिकुलर मास है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यार यहाँ तक तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज दिमाग की नसों में बैठ गई होगी, है कि नहीं? यस। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। जब मैं अगली बार मिलूंगा तो कंसेप्चुअल वाइज अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। 6वें लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, मतलब कंसेप्चुअल वाइज, ठीक है। मतलब पूरे चैप्टर की अगर बात करूं तो मैं चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगला कंसेप्ट सिर्फ मोल है, ठीक है। मोलार मोस जो मोल होता है उसके बारे में थोड़ा सा डेरिवेशन है छोटा सा, कि एक मोल का वैल्यू कितना होता है, और उसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूले रहेंगे, चलेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।